के सरबजीत सिंह चड्ढा 43 साल पहले संतरों की खेती के लिए जापान गए। जापान की जिंदगी धीरे धीरे उनके वजूद का हिस्सा बन गई। जल्द ही उन्होंने जापानी भाषा और संगीत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। 23 साल की उम्र में चड्ढा जापानी संगीत प्रेमियों के दिलों की धड़कन बन गए। उनके पहले एनका एल्बम ओमोकागे नोश्तो यानी यादों में बसी माशूका की 2.25 लाख प्रतियां जापानी घरों में पहुंची। सरबजीत सिंह चड्ढा पहले गैर जापानी एनका गायक हैं जिन्हें आज ओदोरू महाचड्ढा के नाम से जापानी लोग बेहद प्यार करते हैं। आंसुओं में तो अनगिन मानो यादें हैं भरी, दिल भी तो अनगिन मानो जख्मों से भरा। सरबजीत सिंह चड्ढा जो पिछले करीब 36 बरसों से जापान का जो एक बहुत ही ख़ास सिंगिंग स्टाइल है एनका, उसे गाते हैं। सरबजीत सिंह चड्ढा एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज प्रोग्राम गुफ्तगू में। स्वागत है चड्ढा साहब प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। सबसे पहले ये बताइए चड्ढा साहब कि हिंदुस्तान से जापान पहुंचकर जी और वहाँ की एक ख़ास सिंगिंग स्टाइल को हाँ जी मास्टर करने तक की कहानी वो क्या है? मैं 1968 में जब मैं 15 साल का था, मैं पहले जापान गया था। दरअसल मैं एग्रीकल्चर के सिलसिले में वहाँ गया था बचपन में ट्रेनिंग के तहत। मगर कुछ गानों ने मुझे इतना, जापान के गानों ने इतना इम्प्रेस किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी सोचा कि मैं जापान में सिंगर बनना चाहता हूँ। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई। ऐसा भी सुना जाता है कि जब आप जापान पहुँचे पहली बार जी वो एक शुरू का दौर काफ़ी स्ट्रगल से भरा रहा, वो क्या कहानी है? देखिए 15 साल का बच्चा, अभी ना मुझे हिंदुस्तान के बारे में कुछ मालूम था, ना मुझे कुछ जापान के बारे में मालूम था। हम उनसे पूछते थे कि इसे क्या कहते हैं, तो कभी भी सिखाते नहीं, हमेशा अपने आप सीखो, अपने आप कोशिश करो। तो भाई कुछ नहीं आता है, पानी चाहिए, पानी पानी बोल रहे हैं उनको, पानी नहीं मिल पा रहा है। तो देन पानी पड़ा था वहाँ पे, मैंने उनको बोला मुझे ये चाहिए, तो कहते ओ मीज़ू, ओ माय गॉड, अच्छा इसको मीज़ू बोलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने हमको ज़िंदगी में जो सिखाया है कि जो भी आदमी ने को सीखना है वो अपने आप सीखना है, पूछना नहीं है, पहले करो, करके दिखाओ। शुरू में मैं जापान में जब गया तो ऑरेंज कल्टीवेशन, संतरों की खेती-बाड़ी के लिए मैं वहाँ पे सीखने गया। तो मैंने अपने टीचर से, मिस्टर EFGH जो अब नहीं है, जिन्होंने मुझे मेरे ख्याल से मुझे यहाँ तक लाने में उनका सबसे बड़ा हाथ होगा। तो मैंने उनसे पूछा एक सिंपल सी बात, मैंने सर आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखते? तो बड़ी गुस्से से मुझे बोले तुम लोग हिंदुस्तान से यहाँ सीखने आए हो, तुमको जापानी सीखनी पड़ेगी। एक दिन ऐसे बात चली कि देखो हम जापानी लोग जो हैं, हमने वार के टाइम पे 30-30 किलो बाहर ढोके हमने 30-30 किलोमीटर चले हैं। तुम लोग तो आजकल के यंगस्टर्स हो, तुमको कुछ भी नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने कहा सर हम हिंदुस्तानी भी तेज हैं, मैं भी कर सकता हूँ। कहते हैं कि काम करो, तुम्हारा जो घर है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो तुम पैदल जा सकते हो? मैंने कहा मैं जरूर जाऊँगा पैदल। नहीं पैदल जाना नहीं है, कल सुबह वापस भी आना है पैदल। मैं 30 किलोमीटर चल के सुबह, फिर मैं जितने बजे पहुँचा, फिर मैंने सुबह 8:30 बजे पहुँचना था, फिर मैं 30 किलोमीटर चल के वापस आया। तो नेचुरली एक यंग इंसान सोचता है जी मैंने तो कर दिया है, तो मुझे अब एप्रिसिएशन मिलेगी। मगर एप्रिसिएशन नहीं मिली। क्या है, कोई बड़ी बात तो नहीं की तुमने। फिर वहाँ पे एक दिल को झटका सा लगा। ऐसे करते करते उन लोगों ने मुझे इतना हार्ड लाइफ मुझे जो दी सिखाने के लिए। आपने बताया कि एक पगड़ी वाले आदमी को देखकर
बच्चों को या ट्रेन में कोई सफ़र कर रहा है वो भी कुछ अलग वो बड़ी अजीबोगरीब मेरे साथ सिचुएशन थी। इंडियंस देखे होंगे मगर सरदार तो देखा नहीं होगा। तो मुझे जब भी मैं साउदर्न जापान फुकुओका एक जगह है, मैं वहाँ पे 3 साल के लिए गया था। वो टोक्यो तो चलो फिर भी फॉरेनर्स नज़र आ जाते होंगे, मगर ये तो बिल्कुल ही ये समझिए कि उन्होंने फॉरेनर देखा ही नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे जब भी मैं बस या ट्रेन में चढ़ता था ना, तो मैं देखता था, मुझे बड़ा फील तो होता था, पर क्या करें, अपने आप को कभी कभी रोकना भी पड़ता था। माँ अपने बच्चे को लेके बैठी है, बच्चा सोया हुआ था और बच्चे को मार के जगाती है, कहती ऐसे उंगली करके देख 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 कौन आया है। मतलब मैं फिर अपने आप मैं उसको फिर मुझे जापानीज आती थी तो मैं उसको मजाक में कहता, मैं क्या मैं भालू नहीं हूँ मैं क्योंकि उन लोगों के बाल भी नहीं होते हैं, तो हमारी दाढ़ी वगैरह होती थी, तो बच्चे बहुत डरते थे मेरे से। तो मुझे उस बात के लिए काफ़ी जो है हमको शुरू में तकलीफ सहनी पड़ी, मगर कोई ऐसी गलत बात तो नहीं थी। मगर वो लोग देख के बड़े हैरान होते थे कि पगड़ी वाला, उसी पगड़ी वाले ने जब एंका गाया तो वो तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। तब आपने एंका को ही क्यों गाने का विषय बनाया? एंका एक ऐसी चीज़ है जो आज से 100 साल पहले जापान में उस टाइम पे मिलिट्री राज था उनका भी, वहाँ पे एक रूल था कि कोई भी आदमी स्पीच नहीं दे सकता है, जो पॉलिटिकल या कुछ भी जो है, सड़क के ऊपर कोई भी आदमी स्पीच नहीं दे सकता है। मगर उस वक्त लोग चाहते थे कि वो स्पीचेस दें, नहीं दे सके तो गाना तो अलाउड है, हाँ गाना अलाउड है। तो एंका का मतलब है कि जो भी आपकी फीलिंग है उसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंका। तो उन लोगों ने जितना भी अपनी स्पीचेस थी उनको गाने में अनुवाद किया उनका। उसके बाद 1926 के 30 के करीब से जब भी ये वेस्टर्न म्यूज़िक जापान में आना शुरू हुआ, तो उस टाइम से थोड़ा सा उसकी इम्प्रूवमेंट जो है, असली गानों में इम्प्रूवमेंट हुई, जिसको हम एंका बोलते हैं। और सबसे पहला गाना आपने कौन सा गाया होगा जब आपने भाषा भी सीख ली, इनका गाना भी सीख लिया? हाँ जी। तो सबसे पहला गाना वो दरअसल मुझे अभी तक याद है कि मेरे गुरु थे किताजिमा साबरो, वो जापान के, अभी भी उनकी एज में 75 साल की होगी, मगर अभी भी वो गाना गा रहे हैं। उनका गाना था हाकोदाते नोशितो, हारू बारू किताजे हाकोदाते साकामाकु नामी ओ नोरिकोएते आतो वा ओना तो इनागारा। अब जैसे आप सुन रहे हैं तो मुझे इसमें सिमिलरिटी बहुत लगी इंडिया के जो हमारे, जो मैं बचपन में गाने गाता था। एक तो वो बात लगी, और दूसरी बात जो सबसे अच्छी बात थी, इसमें क्या गाया गया है? ये अपनी एक प्रीतम के लिए गा रहा है कि मैं हाकोदाते नॉर्दर्न जापान की एक सिटी है, कि मैं वहाँ तुम्हें मिलने के लिए आ रहा हूँ। ऊपर ऊंची ऊंची लहरों को, मैंने हिंदी में भी इसका अनुवाद किया है। हाँ, वो कैसे? आया कोसो दूर से हाकोदाते, ऊंची ऊंची लहरों को पार करके पीछा करो ना मैंने ये थका। इस टाइप का हाकोदाते नोशितो, जो इनकी प्रेमिका थी वो हाकोदाते में है, उसको मिलने जा रहा है। तो आमतौर पर इनका में प्रेम के गीत गाए जाते हैं? प्रेम, सेपरेशन, दुख, सुख, नेचर, सब चीज़ें आती हैं इसमें। स्कूल के दिनों में आप जब गाते थे और वही सिंगिंग का जो पैशन था, हाँ वो आपको जापान में भी आपका पीछा करता रहा और आपने फिर जापानी भाषा में गाना शुरू किया। स्कूल के दिनों में आप क्या गाने गाते थे? स्कूल के दिनों तो शरारती आदमी था, पर बहुत ज़्यादा शरारती, घर में सबसे छोटा था, बहुत प्यार मोहब्बत मिली काफ़ी, मगर एक शौक़ था गाने का। तो मुझे अभी तक याद है जब मैं 1967 दिसंबर में, मैं उस वक्त 11वीं क्लास में पढ़ता था, तो ईयर एंडिंग का प्रोग्राम था, तो मैंने उस टाइम पे हकीकत का गाना गाया था। घर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं मशहूर एनका गायक। स्वागत है चड्ढा साहब। मेहरबानी। चड्ढा जी बताइए, जब आप पहुंचे 15 साल की उम्र में, क्या आपने सोचा था कि आप एक दिन जापान में एनका के मशहूर गायक बनने का सपना लेकर यहाँ आए हैं? लाइफ क्या चीज़ है, प्यार मोहब्बत, किसी को बड़ा करना सिखाना, ये मैंने सब वहाँ से सीखा है। मुझे एक फ़ख्र ज़रूर होता है अपने आप पे कि हिंदुस्तानी होने के नाते जापान की हिस्ट्री में हमारा नाम वही रहेगा, क्योंकि मैं सबसे पहला उनके देश में एंका का सिंगर हूँ, नॉन जैपनीज़। वो कहते हैं कि सिर्फ जापानी ही गा सकते हैं। जब तक आपको जापानीज़ फीलिंग्स, जापान की नेचर सब कुछ नहीं समझ आएगा, आप नहीं गा सकते। तो उस गाने को मैंने गाया। बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, जहाँ भी जाता था। बहुत ही पहले शुरू में तकलीफ़ हुई मुझे, क्योंकि देखिए पगड़ी पहन के दाढ़ी में कोई आदमी उनका गाना गा दे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये चुनौती थी। तो उसके लिए मुझे शुरू में पहले कॉमेडियन बनना पड़ा। 1 साल तक मैंने कॉमेडियन के ज़रिए अपने आप को बच्चों के साथ मिलने की कोशिश की, और 1 साल का वो वैरायटी प्रोग्राम था हमारा, जो जापान का सबसे फेमस प्रोग्राम था। उसमें मुझे 1 साल हर फ्राइडे को रात को 10 बजे प्रोग्राम होता था। उसकी वजह से मेरा नाम जो है सारे जापान में बहुत ज़्यादा हुआ। तो 1975 में मैंने उसके बाद गाना शुरू किया। जब शुरू में आपने ये भाषा सीखी होगी जी, तब गायकी की और भी स्टाइल्स रही होंगी वहाँ पर जी, आपने इनका कोई क्यों चुना होगा? हालांकि मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, पर मुझे गाना वही अच्छा लगता है जिसका मीनिंग है, जिसमें कुछ ना कुछ लाइफ का कुछ होना चाहिए उसमें, सिर्फ म्यूज़िक नहीं। तो वो मेरी एक नेचर थी कि मुझे बहुत लगाव था जापानी से भी, क्योंकि मैंने अपनी यंग एज में काफ़ी सीखा। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि शायद मुझे उन 3 सालों में मेरे गुरुजी ने मुझे जापानी बना दिया था। तो ऑटोमेटिकली, और उस टाइम पे दरअसल एंका भी बहुत पॉपुलर था जापान में। उस टाइम पे अभी फोक सॉन्ग्स या पॉप सॉन्ग्स नहीं होते थे, तो एंका ही हमको सुनने को मिलता था। तो माइट भी वो एक रीज़न हो सकता है। कोई भी एक टैलेंट हो तो उसकी वापसी बहुत मुश्किल होती है। आपने करीब देखा होगा कि 30 साल बाद आपने दोबारा फिर शुरू किया, तो लेकिन जब दोबारा शुरू किया तब भी उसी शौक से लोगों ने सुनना शुरू किया। इसकी क्या वजह है? दरअसल एक तो ये पगड़ी जो है नेचुरली एक ऐसा चिन्ह है हमारा, जो हमारी पहचान है, कि एक बार किसी की आंखों में ये चीज़ आ जाए तो उसके निकलती नहीं है। मैंने 30 साल के बाद गाना शुरू किया, फिर उसका भी एक रीज़न था कि इन 30 सालों में कोई भी फॉरेनर मेल सिंगर जापान में एंका गाने नहीं आया। मगर 2008 में एक अमेरिकन लड़का, ब्लैक लड़के ने, उन्होंने अपना हिप हॉप स्टाइल में एंका गाना शुरू किया। उनकी दरअसल दादी जो थी वो जापानी थी, खैर, पर है वो अमेरिकन था। तो वो जब आए तो 30 साल पहले एक सरदार ने गाना गाया था, और 30 साल बाद एक अमेरिकन ने हिप हॉप स्टाइल में एंका गाया। तो वो उसकी भी बहुत ज़्यादा, उसको नाम उनका बहुत रोशन हुआ।
मगर जिस टीवी प्रोग्राम पे वो जाते थे ना, तो अनाउंसर जो भी थे पहले, नहीं जेरो उनका नाम था, जेरो तुम्हें मालूम है कि आज से 30 साल पहले सबसे पहला जो आदमी है वो एंका गाने वाला चड्डा था। 2008 में मैं फिर 30 साल बाद मैंने गाना गाया और वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने। और मैं अभी तो ये सोचता हूँ कि जापान में थोड़ा सा एंका जो है अभी आजकल थोड़ा नीचे आ रहा है, तो मैंने उसी एंका को हिंदी में गाना शुरू किया। हम ये चाहते हैं कि जापान आबाद रहे, खुश रहे, खुश रहे। और मैं अब ये मेरा ज़िंदगी में एक दूसरी ख्वाहिश है। मैं अभी 59 का हूँ, मगर मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ अभी बहुत आगे जानी है। ज़रूर जानी है। और अब हमको लेकिन जो हिंदी में आपने बनाया गाना जी एंका को जी, उसके कुछ हमें नमूने सुनाइए। जैसे तैरती हुई घास जैसी किस्मत है हमारी, करके उंगली का इशारा तू दिखाए, थोड़ा सा बोल कर आँख नम करके, तुझको तो देखा है इठलाते रूप से, तय किया दोनों ही हमराही हों। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं मशहूर एंका गायक सरबजीत सिंह चड्ढा, जो कि महाचड्ढा के नाम से भी जाने जाते हैं टोक्यो में। ये क्या कहानी है? ऐसा है, आज से कुछ साल पहले आपको मालूम होगा रजनीकांत जी की एक मूवी थी मुत्तू, जो कि जापान में आज तक की हिस्ट्री में सबसे फेमस मूवी रही है। उन लोगों को बहुत पसंद आई, मगर उसका जो जापानीज नेम था वो था ओदोरु महाराजा मुत्तू, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि पगड़ी पहने हुए सब लोग महाराजा हैं। तो उसको उन्होंने मुत्तू को जो नाम दिया था वो दिया था डांसिंग महाराजा मुत्तू। तो जब मैं 30 साल बाद जापान में गया, जापान की इकॉनमी काफ़ी डाउन थी, लोगों के चेहरों पे काफ़ी निराशा भी थी। तो उस टाइम पे मेरे जिन्होंने मेरे गाने लिखे, उन्होंने ये सोचा कि इंडिया जो है आजकल बहुत ऊपर आ रहा है, इनमें पावर है, इंडिया की पावर है, तो क्यों ना कोई एक ऐसा गाना बनाया जाए जापानियों के लिए कि जिसमें हो तो एंका मगर थोड़ा पॉप्स भी बनाते देते हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत लोगों के मुंह पे खुशी आएगी। तो वो मैंने 30 साल के बाद गाना गाया, तो उसका मुझे टाइटल दिया गया ओदोर महाचाडा, डांसिंग महाचाडा। दैट वाज दी मेरे गाने का उसका शीर्षक था। वो भी बहुत अच्छा गाना निकला, बहुत अच्छा, वेरी मेलोडियस। वो क्या गाना था वो है जी ऐसे, ओदोरो ओदोरो minanoshu yanakoto wasurete hitobanju odoro odoro dancing subarashiki nippon yo odoro odoro minanoshu yanakoto wasurete hitobanju odoro odoro dancing subarashiki nippon yo odoro odoro minanoshu yanakoto wasurete hitobanju odoro odoro dancing subarashiki nippon yo
जापानियों तुम्हारी कंट्री बहुत अच्छी है, तुम डांस करो, नाचो गाओ, और जो पुरानी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें, उनको भूल जाओ। ये इस गाने का अनुवाद है। 昔の日本はもっと輝いてたね私のふるさとがどうしてピンチなの हमारे लिए ये बहुत दिलचस्प बात है चड्ढा साहब कि एक हिंदुस्तानी आदमी जापान की जनता को उनकी एक स्लो इकोनॉमी के दौर में उनका आह्वान कर रहा है, उनमें ऊर्जा भर रहा है। इनका जनरली जापानी लोग ही गाते थे और आपने जब गाना शुरू किया होगा तो एक्सेप्टेंस उतनी आसानी से मिला नहीं होगा मेरा ख्याल है। जी नहीं, दरअसल मेरा जब मैंने गाने छोड़े 79 में, 5 साल तक मैं इसी जापान में गाने गाता रहा, मगर मुझे एक हादसे ने कुछ हद तक सोचने पे मजबूर भी किया कि जो जापानीज़ की जो नेचर है, क्योंकि पुराने ज़माने से जापान को किसी ने इन्वेड नहीं किया, क्योंकि बाहर से लोगों को अंदर नहीं आने देते थे, तो शायद वो फीलिंग अभी भी उनमें है कि बाहरला आदमी कैसे। मुझे अभी तक याद है कि एंका जिन्होंने बनाया था उनका नाम था कोगा मासाओ, जो आज हम एंका गा रहे हैं, उनका जो भगवान जिसे कहते हैं वो थे कोगा मासाओ। उनकी डेथ हुई, उनके बाद उनका एक एकेडमी अवार्ड बनाया गया, तो उसमें मेरा भी गाना था, नॉमिनेट हुआ, और 99.9% लोगों में, टीवीज़ में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में कि ये शो जो है 100% चड्ढा लेगा, सब लोगों की ये उम्मीद थी। मगर मुझे अभी तक याद है कि इंटरवल के टाइम पे जब मेरा गाना ख़त्म हुआ, मेरे पास कोई एक दो वहाँ के एंका के मशहूर गायक भी थे, राइटर भी थे, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पुट अप किया कि चड्ढा यार, ये तू पगड़ी जो है ये नहीं उतार सकता। मुझे उस बात पे लगा कि शायद मैं जितना भी मर्जी कोशिश करूं, शायद इन लोगों के दिमाग में थोड़ी सी ये बात कि एक हिंदुस्तानी कैसे जापान का एंका, जिसका गुरु जो है और उसका अवार्ड है, और वो पहला अवार्ड कोई हिंदुस्तानी ले जाए, शायद वो उनको बात पचा नहीं पाई, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन उस एक घटना को छोड़ भी दें तो आप ये जानते हैं कि आपको जापानी लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया और आज भी बहुत प्यार करते हैं, और ना सिर्फ जापान में बल्कि अब आप उसे लेकर हिंदुस्तान में भी शायद शुरू कर रहे हैं। मैं इस बात को भी नहीं कहना भूलता हूँ कि ये जो भी हुआ जापान ने मुझे दिया है, तो इंसानियत के नाते मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो मेरे से हो सके उनको थोड़ा मैं वापस भी दूँ, जो मेरे से हो सकता है। आपको याद होगा कि इस मार्च में जापान में भूकंप आया, सुनामी आई, लाखों लोग बेघर हुए, हज़ारों मरे, तो मैंने उस दिन एक बीड़ा उठाया अपने ऊपर कि मुझे फुकुशिमा और इशिनोमाकी जो है, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो लकीली मेरे एक दोस्त है मिस्टर हासेगावा जापान में, जिनकी NPO है, और वो हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं। नमस्ते इंडिया एक शो है जापान में, जहाँ की 2 दिन में 2 लाख आदमी इंडिया के शो को देखने आते हैं। वर्ल्ड में कोई इतना बड़ा शो नहीं होगा हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने जापान गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि चड्ढा ऐसे चैरिटी शो करना चाहता है, तो वहाँ पे तोकामाची में एक बैंड है उनका, जो 40 साल से एंका के प्रेमी हैं। उन्होंने 40 साल से वो एंका गाते आ रहे हैं और फुल बैंड है, और उन लोगों ने इस बार फ्री वहाँ से आने की, मेरे साथ आने की ये प्रोग्राम तय किया। तो इस बार मैं दिल्ली में, गुड़गांव में और चेन्नई में, 3 जगह में मैं अपना चैरिटी शो कर रहा हूँ, जिसके लिए जापान गवर्नमेंट ने भी पैसे दिए हैं और मेरे दोस्तों यारों ने भी, जिन को मैं जानता हूँ। और एक मुझे बहुत खुशी से कहना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है। मैं जापान को बताना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानियों के दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, और हम दोस्ती रखना चाहते हैं, जिसके लिए कि जापान से 20 आदमी पूरा फुल बैंड आ रहा है, और मैं वहाँ पे गाने गाऊंगा। और प्लस हम उस प्रोग्राम में, ये सब के लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं है। और इसमें हम किमोनोस लेके आ रहे हैं जापान से, जो उनकी पोशाक होती है, तो कोई भी आदमी अगर उस पोशाक को पहनना चाहे तो उनको हम वो भी वहाँ पे एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो कौन से गाने आप सोचते हैं कि जिनको गाकर आप हिंदुस्तानी लिसनर्स के दिलों में इनका के लिए प्यार पैदा करेंगे? मैं दरअसल 8 गाने गा रहा हूँ। एक गाना है, ये मुझे बहुत खुद भी पसंद है,
क्योंकि आज से जब मेरे पिताजी मैं जापान से वापस आया, जब मैंने ये गाना उनके साथ मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। जापानी नहीं आती थी उनको, मगर उन्होंने एक बात कही, कहते बेटा यार ऐसे लगता है कि जैसे कोई आदमी तेरे से दूर जा रहा है। सेपरेशन का गाना है। वाखरेरु कोतो वा त्सुराई केदो शिकाता गा नाईんだ君のためविदाई में तारों भरे गीतों को गाए हालांकि प्रेम का था ये नाता हालांकि प्रेम का था ये नाता आंसुओं से भीगी है रात की खिड़की। बहुत बहुत शुक्रिया चड्ढा साहब, आप स्टूडियो में आए, इतना वक्त हमें दिया। बहुत अच्छा आपके लगा। शोज बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, इसके लिए हम कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे मशहूर एनका गायक सरबजीत सिंह चड्ढा। गुफ्तगू में आज इतना ही।